आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। तो आइए बच्चों, समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होते हैं? दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए और समझिए। घोड़ों की दौड़ यानी घुड़दौड़, ठीक है। रसोई के लिए घर यानी क्या होता है? रसोई घर। तो बच्चों, ऊपर अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। दो या दो से अधिक पदों से बने शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पदों के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। समास विग्रह समासिक पद को अलग अलग करना और उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि समासिक पद क्या है? यथा समय, ठीक है। और इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? समय के अनुसार। ऐसे ही समासिक पद आपका क्या है? सत्याग्रह। तो अगर इसका समास विग्रह हम करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करने वाला क्या हो गया? सत्याग्रह। ऐसे ही घुड़दौड़, यानी यदि इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? घोड़ों की दौड़। इसके बाद पढ़ेंगे समास के भेद के बारे में, यानी समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययभाव समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास के समस्त पद का पहला पद संज्ञा हो तथा गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है। तो जो विभक्ति चिन्ह यानी कारक विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो जाता है, वो ही आपके तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे माखन चोर, यानी माखन को चुराने वाला। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक को लगती है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि शरणागत समस्त पद है, समास विग्रह यानी शरण को आया हुआ, ठीक है। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, आशातीत यानी आशा को लांग कर गया हुआ, यानी कर्म को विभक्ति इसमें लोप होती है, यानी इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी आशातीत यानी आशा को लांग कर गया हुआ, यानी आशा को थी। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, तो को विभक्ति का इसमें इस शब्द में लोप हो जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम करण तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति यानी करण कारक से के साथ के द्वारा छिपा हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि मन माना यानी मन से माना, मन गणन मन से गढ़ा, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत। तो इसमें क्या है? से और द्वारा विभक्ति का, से और के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? करण तत्पुरुष समास है। इसके बाद तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक के लिए लगता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद क्या आपका? देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो के लिए शब्द का लोप हो रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। देव बलि देवताओं के लिए बलि, रसोई कर रसोई के लिए घर, तो यानी यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि के लिए शब्द का लोप हो रहा है। इसके बाद है अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति अपादान कारक यानी से अलग होने के लिए लगती है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि जन्मांध यानी जन्म से अंधा, भयतीत भय से भीत, ठीक है। और पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो इसमें क्या है? पथ से भ्रष्ट यानी पथ से दूर जाना, तो क्या है? उस चीज से बिल्कुल पृथक हो जा रहा, दूर चले जा रहा। तो यहाँ पर ये जो से है, इसका मतलब क्या है? कि उस चीज से बिल्कुल अलग हो जाना, उससे जुड़े हुए नहीं रहना, उससे बिल्कुल अलग हो जाना, इसीलिए यहाँ पर से का लोप है, तो इसीलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसके बाद है संबंध तत्पुरुष, यानी जिस समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का, की, के, ठीक है, रा री रे लगती है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, सेना नायक सेना का नायक, राजसभा यानी राजा की सभा,
तो इसमें का, की, के, रा, रे, रे इन सब पर लोप होता है, इसीलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण में पर लगती है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि कुल श्रेष्ठ यानी कुल में श्रेष्ठ, आप प्रीति स्वयं पर प्रीति, ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न। तो इसमें में और पर अधिकरण तत्पुरुष समास का लोप होता है, तो यहाँ पर इसीलिए अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। दूसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं समस्त पद आपका क्या है, पीताम्बर, समास विग्रह करेंगे तो यानी पीला है अंबर जिसका, ठीक है। ऐसे ही सज्जन यानी सत प्लस जन, महाराज महान है जो राजा, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाला। तो फिर उदाहरणों में पहला पद आपका क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद क्या है, विशेष्य, जो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यानी पीला, पीला क्या है, विशेषण, और अंबर यानी क्या है, विशेष्य, जो क्या बता रहा है उसकी विशेषता को, ठीक है। तो अंबर की विशेषता क्या है, पीला, तो पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद हमेशा विशेष्य होता है, ठीक है। अतः ये सब कर्मधारय समास है, चंद्रमुखी उपमान उपमेय का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान होते हैं, इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और तथा एम या आदि योजक शब्द लग जाते हैं। जैसे कि सुख दुख, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, सुख और दुख। अन्न जन, अन्न और जन, दिन और रात, हाथी घोड़े, हाथी और घोड़े, तो ये क्या होगा यहाँ पर द्वंद्व समास। तो उपयुक्त शब्दों में दोनों पद प्रधान है तथा उनके बीच से और तथा या का लोप हो गया है, अतः ये द्वंद्व समास है, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है आपका अव्यय भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और अपने योग से जो समस्त पद को भी अव्यय बना देता है वह अव्यय भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे कि भरपेट, तो समास विग्रह करेंगे तो भर, पेट भरकर, बीचों बीच, एकदम बीच में, आमरण वरण तक, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, ठीक है। तो उपयुक्त शब्दों में पहला पद क्या है, हमेशा अव्यय है, अतः ये सभी समस्त पद अव्यय भाव समास है। इसके बाद आता है द्विगु समास, यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समस्त पद समूह का बोध कराता है, जैसे कि पंच तत्व यानी 5 तत्वों का समूह, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह। तो इसमें पहला जो शब्द होगा वो हमेशा संख्यावाची होगा, इसीलिए आप संख्या के द्वारा इसे पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास होगा। शताब्दी 100 सालों का समूह, 4 मासों का समूह। उपयुक्त उदाहरणों में पहला पद जो होगा इसमें हमेशा संख्यावाचक है, इसीलिए ये सभी समस्त पद द्विगु समास है। समास छठा आता है बहुब्रीहि समास। तो इस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि समास पद आपका क्या है, नीलकंठ, तो समास इसका विग्रह करेंगे तो यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यानी इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है, शिव। यानी दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। पंकज, पंख में पैदा होने वाला, अर्थात कंवर। दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। उपयुक्त शब्द बहुब्रीहि समास है क्योंकि इन शब्दों में दोनों पद प्रधान है और इन सभी शब्दों से अन्य अर्थ का बोध हो रहा है। किसी विशेष अन्य अर्थ का जो बोध कराते हैं वो आपके बहुब्रीहि समास कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम संधि और समास में अंतर, यानी संधि और समास में क्या अंतर पाया जाता है। संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से बनती है, इसमें विभक्ति या पद का लोप नहीं होता, जबकि समास 2 या अधिक शब्दों के योग से बनता है तथा समस्त पद बनने पर विभक्ति या शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे कि हिम प्लस आलय, यानी क्या बन गया, हिमालय, ये क्या हो गई, संधि। लेकिन अगर हिम का आलय अर्थात हिमालय, यानी ये क्या हो गया, समास। ऐसे ही रेखा प्लस अंकित, रेखांकित, ये संधि हो गई। रेखा से अंकित यानी रेखांकित, ये क्या हो गया, आपका समास हो गया। तो ये इन दोनों में अंतर पाया जाता है। कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कुछ सामाजिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में पाए जाते हैं।
इनके अंतर को समझने के लिए इन विग्रह करना पर ध्यान देना होगा। जब आप इनका विग्रह करेंगे तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना होगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे कि कमल नयन, यानी कमल क्या है उपमान और नयन क्या है उपमेय। तो कमल जैसे नयन, तथा पीतांबर में पीत विशेषण और अंबर विशेष्य है, पीला है जो अंबर। बहुब्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है, यानी कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके कृष्ण या फिर विष्णु, पीतांबर पीत है अंबर जिसके कृष्ण या विष्णु। ठीक है, तो जब दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि समास होता है। तथा जहाँ दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। तो इन दोनों में भी अंतर पाया जाता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुब्रीहि समास में एक पद ही विशेषण का काम करता है। विग्रह करने पर ही इनमें अंतर पाया जाता है। जैसे कि त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो ये क्या बन गया द्विगु समास। त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह, तो ये भी क्या बन गया द्विगु समास। अगर हम इसी को देखते हैं तो 3 फलों वाली औषधि यानी बहुब्रीहि, ऐसे ही 3 नदियों का संगम स्थल यानी बहुब्रीहि। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट में हमने समास के बारे में पढ़ा है। तो समास क्या है, जो दो शब्दों का दो वर्णों का अगर हम विग्रह करते हैं तो एक नया शब्द रूप परिवर्तन होता है, उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद है जिसके बारे में हमने इस पार्ट में अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों आप अभ्यास में इन 6 के 6 समास के बारे में पढ़ेंगे और कुछ शब्द ऐसे बनाएंगे जिनसे इनके भेद के अंदर समास विग्रह किया जा सके। तो आप अपने कुछ नए शब्द समास विग्रह को करते हुए बनाएंगे जिससे आपको समास विग्रह करना अच्छे से आ जाएगा। तो समास शब्दों के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।